हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आइए क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली जिन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्लास 6 में भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो उसको रिकॉल करेंगे। रिकॉल करना मतलब उन बातों को फिर से एक बार याद करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने तरह से क्लासीफाई किएगा, मतलब कितने तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन बातों को समझेंगे। उसके बाद डिग्री को डिफाइन करेंगे, मतलब डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री मतलब जैसे जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और या पॉलिनोमियल्स दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स के बीच में, तो इसको जब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे तो फिर हम लोग फिर डिग्री को भी समझेंगे, डिग्री होता है क्या। एक आपने थोड़ा बहुत में भी क्लास 6 में पढ़ा होगा, ओके। फिर उसके बाद हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो ये जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो नॉर्मल हम लोग न्यूमेरिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद जैसे कुछ कई बार जब हम लोग बॉड मास पढ़ रहे थे आप लोग, तो उसके पहले अक्सर आप लोग जो क्लास 5 में पढ़ रहे थे या 6 में पढ़ रहे थे, तो जनरली प्लस साइन आता था उस ब्रैकेट के पहले। जैसे सपोज कीजिए कोई एक तरह का एक्सप्रेशन हो 12 + 4 - 3, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के पहले एक प्लस का साइन है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते थे, 12 + 1 30। अब यहाँ पे आप ये तो न्यूमेरिक्स हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट करके प्लस कर दिए। बट जब हम लोग अलजेब्रा में बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूमेरिक्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए इस तरह से हो x - y + 3y, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, या सम अदर ले लेते हैं, y² ले लेते हैं, x क्यूब कर देते हैं, x³ - y² + 3y। तो अब यहाँ पे ये तो कोई न्यूमेरिक्स है नहीं कि इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। और प्लस जो एडिशन का रूल होता है उसमें जो हम लोग आगे बात करेंगे कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं नहीं, तो इनको हम ऐड कर सकते नहीं। तो उसके बावजूद अगर हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़े, है ना, तो उसके पहले यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। इस ब्रैकेट के आउटसाइड में निगेटिव साइन है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा उसमें, या उसके पीछे का रूल क्या है, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूजेस क्या है, मतलब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज़ करके किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग कुछ पैटर्न्स को एनालाइज करना सीखेंगे, ज्योमेट्री के कुछ पैटर्न्स होते हैं उनको एनालाइज करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, थोड़ा उसको समझते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग अलजेब्रा क्या होता है उस पर एक बात कर लेते हैं, ठीक है। अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। मतलब मैथ्स अगर एक पेड़ समझ लीजिए, तो उस पेड़ का एक शाखा है, एक ब्रांच है अलजेब्रा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे हमें हेल्प करता है ये, तो इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जो हमारे डेली लाइफ में है ना, डेली लाइफ में, या जो भी एक वर्किंग प्रोफेशनल्स पर्सन्स होते हैं, या जो इंजीनियर्स होते हैं, या कॉमन पर्सन भी के लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिनको हम लोग अलजेब्रिक या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बोल रहा हूँ, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। तो उस फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं और उन्हीं को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है ना। जब हम अपने प्रॉब्लम्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वही जो एक तरह से एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो बनता है वो अलजेब्रा कहलाता है, ओके। तो अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं क्या है। अभी तो हमने जैसे अलजेब्रा में बात की हम लोग कि अलजेब्रा में हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो ये भी सिंपल से इसका डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया, कॉन्सोनेंट्स हो गया है, इट शुड बी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विद द साइंस ऑफ एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल ऐसे समझ सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वेरिएबल कहलाता है, और जब कोई नंबर्स यूज़ करते हैं तो वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे तो मैंने क्या किया कि एक न्यूमेरिक लिया 5 और एक वेरिएबल लिया x, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, ठीक है, फिर प्लस 2x, या इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। जनरली हम लोग जब एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी देते तो इट्स ओके, बट अभी फ़िलहाल हम लोग इसको मल्टीप्लाई का साइन समझिए आप, ठीक है। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं थोड़ा और क्लियर। 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स आए हैं, जैसे 5, वेरिएबल है जैसे वाई स्क्वायर और वाई, कांस्टेंट में क्या 5 है, 3 है और 2 है। ये कांस्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन किया गया है, और साथ ही में हमने कुछ साइंस भी यूज़ किए, जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये एडिशन का सिंबल है और ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो इस तरह से हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया जिसमें हमने नंबर्स और लेटर्स, या ये कहिए कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को यूज़ करके एक एक्सप्रेशन बनाया है। तो यही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा हमारा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये तो एक बहुत ही साधारण सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब हम लोग कई तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल भी होता है, जैसे अब सिंपल हमने लिख दिया x + 2, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट और एक साइन, जो एडिशन का साइन है, यूज़ किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सभी साइंस को यूज़ करना है, हम लोग एक सिंबल भी यूज़ करते हैं और उसमें अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ रहा है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो और हम लोग समझने लगेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब वही अगेन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, तो हम लोग इसे जान चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट्स जब हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, या समटाइम्स a b c, है ना, ये सब कुछ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जब हम लोग इनको जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं तो इनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन इनका वैल्यू चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। आप वेरिएबल्स का डेफिनेशन भी लिख लीजिए। ये एक ऐसे सिंबल्स हैं जो यूज़ होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और ये वेरियस वैल्यूज़ ले सकते हैं। वेरियस वैल्यूज़ मतलब तरह तरह के अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं। कभी आपको x का वैल्यू 2 मिलेगा तो कभी 1 भी मिलेगा, कभी 0 भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से ये सभी जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं इनका वैल्यू चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन या सिचुएशन, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और फिर कांस्टेंट्स क्या होंगे, तो बेसिकली देखिए कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स दोनों की अगर बात करें तो ये सिंबल्स ही हैं, ठीक है ना। ये x क्या है, एक सिंबल है। जब हम इस तरह से लिखते हैं तो वो x कहलाता है, ऐसे लिखेंगे तो y कहलाएगा, इस तरह से लिखेंगे तो z कहलाएगा, एक सिंबल है ना। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक सिंबल ही है। अब वेरिएबल ऐसे सिंबल्स है जिनका वेरियस वैल्यूज हो सकता है, बट कांस्टेंट्स का वैल्यू जो होता है फिक्स होता है। जैसे आप लिखते हैं 2, 5, 1/2, 0.9, कोई भी जब आप नंबर लिखते हैं तो बेसिकली वो एक कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझे तो अलजेब्रा आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप नहीं समझ पाएंगे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को या प्रॉब्लम्स को, और उनको आप सॉल्व कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है और सिंपल भी, इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब आगे छोटा सा बात है जो आप याद रखेंगे, दैट देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब एक का मतलब कम से कम ना, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ये ज़रूर होंगे। जैसे एकदम सिंपल सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे अभी हम लोग लिखे थे x+2। तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और एक साइन है, अलजेब्रिक अरिथमेटिक ऑपरेटर का साइन है। तो कम से कम 3 कंपोनेंट हैं। अगर हम लोग एक बड़ा सा लेते हैं कोई एक्सप्रेशन 4x³ - 2x² + 3x and -1, ये एक थोड़ा सा कंपेरेटिवली एक बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो कुछ वेरिएबल्स हैं इसमें, जैसे ये एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया, और कांस्टेंट कौन है इसमें, तो ये 4 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, और बाकी ये ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो 3 तरह के इसमें कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए तो आप उनके टर्म्स को भी आसानी समझ लेंगे, ठीक है ना। टर्म्स क्या होता है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। टर्म्स बहुत ज़रूरी है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने, मतलब अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो वहाँ पे अगर हम टर्म्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि ये होता है क्या है। तो जस्ट लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट्स होते हैं, है ना, और साथ ही साथ उसमें चारों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कंबाइंड होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही यूज़ हो सकता है। अगर प्लस और माइनस आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एक डिफरेंट टर्म हो गया, है ना। मतलब जैसे कि अगर उसमें प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक सेपरेट टर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9x+2। अब यहाँ पे 9x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 9x का मतलब होता है 9 × x+2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब ये तीनों एक मल्टीप्लिकेशन के साइन से कंबाइन हुए हैं तो ये तीनों मिलकर क्या बन गए, एक अलजेब्रिक टर्म बन गए, या टर्म्स ऑफ, या टर्म ऑफ एन ये बन गया टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट में AE लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 9x मतलब ये बेसिकली ये वाला जो आप पोर्शन कह लीजिए, ये क्या बन गया, आपका टर्म हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद ये प्लस आया है, प्लस का सिंबल, और प्लस का सिंबल या माइनस सिंबल है, तो क्या करता है वो एक सेपरेट टर्म, मतलब टर्म को सेपरेट कर देता है। तो इस तरह से प्लस के बाद हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक ऐसा वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म। क्योंकि इस टर्म में आपका कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम इस टर्म को क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मतलब अच्छे से ध्यान रखना है इसका। अब जब आप टर्म को समझ गए तो टर्म्स के फैक्टर्स भी होते हैं, किसी भी टर्म के फैक्टर होते हैं, उसको अब समझते हैं। तो फैक्टर क्या होगा, द कांस्टेंट्स और वेरिएबल विच मेक अप द टर्म आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म। चलिए हम लोग थोड़ा सा और टर्म्स के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, अगर आप टर्म्स को नहीं समझेंगे तो उनके फैक्टर्स को नहीं समझेंगे, कंपोनेंट्स को नहीं समझेंगे, फैक्टर्स को नहीं समझ पाएंगे हम लोग, कोएफिशिएंट्स को नहीं समझ पाएंगे, और डिग्री को भी समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले टर्म्स को थोड़ा सा और हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
ठीक है, ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया है, इसमें हम लोग 2 वेरिएबल यूज किए एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब इसमें कितने टर्म्स हैं तो इसको समझते हैं। हमने पढ़ा टर्म के बारे में भी कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के सिंबल से कंबाइन होता है तो वो टर्म कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल और ये एक वेरिएबल। अब बीच में आपको कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये मिलकर, तीनों मिलकर क्या हो जाना चाहिए, ये तीनों मिलकर एक हो जाना चाहिए टर्म ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी प्लस का साइन आ रहा है, फिर इसके बाद इसका मतलब कि ये एक, इसके आगे के जो है वो एक सेपरेट टर्म्स हैं। अब यहाँ से जो सेकंड टर्म हमारा शुरू हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, फिर एक वेरिएबल आ गया, फिर एक वेरिएबल आ गया, और इनके बीच में कोई सिंबल कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो मतलब अब इसके फिर आगे ये आ रहा है माइनस, यानी ये अब यहाँ से अलग एक टर्म हो गया। तो यहाँ से एक टर्म शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो जा रहा है, तो ये भी एक हमारा टर्म हो गया इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। उसी तरह से आप यहाँ पे ध्यान दें तो 3xy² ये एक तीसरा टर्म है और ये 2y² एक चौथा टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग फैक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आगे हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। तो फैक्टर क्या है, द कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल विच मेक अप द टर्म आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म। मतलब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल, जब भी कोई टर्म होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो वो कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल से मिलकर बना होता है, तो इन्हीं को हम लोग उस टर्म के फैक्टर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये एक टर्म है जो किन किन से मिलके बना है, 9 से बना है, x से बना है और y से बना है। तो 9x और y क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे x² है, मतलब आप 2 बार x को लिख सकते हैं और 2 बार y को भी लिख सकते हैं। तो ये 9x 2 टाइम्स और y 2 टाइम्स, यही हमारे क्या हो गए, इस टर्म के फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम कैसे इसको लिखेंगे, 9 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे एक और बात ध्यान दें तो 9 को भी हम लोग फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो मतलब हम यहाँ पे 9 आपको दिख रहा है, बट 9 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, मतलब 3 भी इस टर्म का एक फैक्टर है। ये बात आपको समझना है, ठीक है ना। x 2 बार है, y 2 बार है, और 9 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 3 आता है, तो 3 भी इस टर्म का फैक्टर है, समझ रहे हैं। उसी तरह से ये आपका है 2x² y, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। 2 तो प्राइम नंबर है तो 2 ही है होगा। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, x 2 टाइम्स एंड देन y, ठीक है। उसी तरह से जो ये हमारा 3xy², इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब ये 2y², ये भी सिंपल सा है, 2 इंटू वाई इंटू, मतलब 2y² के 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 और एक y, जिसमें y 2 टाइम्स आया है और 2 1 टाइम्स आया है, ठीक है, समझ रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ठीक है, तो ये एक छोटा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं जिसमें 2 टर्म्स हैं, एक -7xy। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी टर्म के पहले माइनस आ रहा है तो माइनस भी उस टर्म का पार्ट होगा, ठीक है। और ये हमारा +3x, ठीक है। प्लस को आप अलग भी रख सकते हैं, प्लस आप नहीं भी लेते तो भी वो प्लस, क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो वो प्लस उसके साथ ऑलरेडी है ही। तो ये ध्यान रखना है, किसी टर्म के पहले अगर माइनस आ रहा है तो माइनस साइन उस टर्म का हिस्सा होगा। तो मतलब ये जो पहला टर्म है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म। तो अब फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होंगे, पहला टर्म जो है हमारा उसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, जो हमने अभी सीखा उसके आधार पे फैक्टर्स ऑफ
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है इसमें -7 है ना, जैसे मैंने कहा कि माइनस साइन के साथ ही बोलना है। तो -7 हो गया एक फैक्टर, और दूसरा x और तीसरा y, 3 फैक्टर्स हैं इसके, एक -7 x और एक दूसरा y। उसी तरह से सेकंड टर्म के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 3 और x। तो ये तो बहुत सिंपल है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग किसी टर्म को पहचानेंगे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और उस टर्म के फैक्टर्स को कैसे हम लोग पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि उनमें कौन कौन से उसके फैक्टर कौन कौन से हैं। ये सारी बातों को आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसके कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने टर्म्स हैं, टर्म्स के बेस पे। जैसे अभी जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो जब 2 टर्म्स होगा तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट उसको नाम दिए हैं, है ना। इसके पहले अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स के लिए उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग उस नेम से भी बुला सकते हैं। तो अब जैसे हमारा यहाँ पहला टाइप है मोनोमियल, तो कब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहेंगे, तो तभी कह सकते हैं जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक ही टर्म है तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल कहलाएगा। जैसे हम लोग अभी लिखते हैं -7xy, ठीक है, बस इतना ही है। अब आप माइनस साइन देख रहे हैं, लेकिन ये माइनस इस टर्म के साथ में है, तो इसको हम लोग एक सिंगल टर्म कहेंगे और ये मोनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x² y², ठीक है। तो ये भी एक सिंगल टर्म है क्योंकि इसमें कोई सेपरेटर आ नहीं रहा है, ये एक अकेला ही है। उसी तरह से -1/2 y, ठीक है, तो ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है 1/2 है और वेरिएबल हमारा y है, सॉरी कांस्टेंट हमारा -1/2 है ना, माइनस साइन है तो माइनस के साथ बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई भी एक अलजेब्रिक टर्म है जिसके सिर्फ एक ही टर्म हो तो वो मोनोमियल कहलाएगा। नाम से भी आप समझ सकते हैं, ये मोनो जो शब्द होता है इसका अर्थ एक होता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, आई थिंक ग्रीक या लैटिन, आई एम नॉट श्योर कौन से लैंग्वेज में, बट कोई एक लैंग्वेज है जिसमें मोनो का अर्थ 1 होता है, तो 1 टर्म है इसलिए मोनोमियल। अब बाई, अब उसी लैंग्वेज में बाई का मतलब 2 होता है, ठीक है ना। तो अगर बाइनोमियल है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल बोल रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। जैसे एकदम सिंपल सा एक लेते हैं, x + 2, ठीक है ना। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है हमारा x और दूसरा टर्म है 2, तो ये एक बाइनोमियल हो गया। या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी ले लेते हैं, -4x² + 2x। तो यहाँ पे आप देखिए 2 टर्म है, एक तो ये -4x² और दूसरा 2x। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 x² y + 5y। तो ये सभी क्या है, ये एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म है। देखिए आप यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, कौन कौन, एक ये x और दूसरा 2। ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म है, कौन कौन, एक -4x² और दूसरा 2x। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। फिर ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें भी सिर्फ 2 ही टर्म है, -3x² y और दूसरा 5y। तो ये क्या कहलाएगा, एक बाइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म हो, है ना, 2 टर्म था तो हम लोगों ने बाइनोमियल कहा, अगर 3 टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। आपको ये वर्ड से परिचय भी होगा, ट्राई अक्सर जहाँ लगता है उसका कहीं ना कहीं 3 से रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो अगर इसमें 3 टर्म्स हैं तो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। सिमिलरली अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं तो उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। आपको याद होगा ना, क्वाड्रिलेटरल हम लोग कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, जिसके 4 साइड्स हों। तो क्वाड्रिनोमियल का मतलब क्या है, जिसके 4 टर्म्स हों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स बेस्ड ऑन देयर टर्म।
अभी 4 प्रकार के हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। लेकिन इन सब के लिए एक कॉमन नेम भी है, ठीक है ना। जैसे बाइनोमियल में 2 टर्म है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म है, क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म है। अगर कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 5 टर्म्स होता है तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक वर्ड अभी तक नहीं है, बट हाँ अगर हम लोग कॉमन एक वर्ड उसके लिए यूज़ करें तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब ये पॉली वर्ड जहाँ पे लगा होता है तो उसके मतलब होता है मेनी। अब मेनी का मतलब क्या, आप इंग्लिश में भी जब पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल, तो प्लूरल कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब 2 से ज़्यादा मतलब मेनी ऑब्जेक्ट्स हों तो हम लोग उसको प्लूरल कहते हैं। अब मेनी के लिए कोई फिक्स नंबर तो होता नहीं है, 2 भी है तो भी प्लूरल, 3 है तो भी प्लूरल, 4 है तो भी प्लूरल, 40 है तो भी प्लूरल। उसी तरह से पॉलिनोमियल के लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है ना। अगर 2 है तो भी उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, 3 टर्म है तो भी उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, 4 टर्म है तो भी पॉलिनोमियल कहेंगे, 5 टर्म्स है तो भी पॉलिनोमियल कहेंगे, 50 टर्म्स है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो भी उसको हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। मतलब पॉलिनोमियल इज अ कॉमन नेम, समझ गए, जनरल नेम फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मतलब कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 और मोर टर्म्स हैं, 2 या उससे ज़्यादा टर्म्स हैं, उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब कि अभी तक हमने जो पढ़ा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सभी एक पॉलिनोमियल भी कहे जा सकते हैं। फिर अब आप में भी कन्फ्यूजन हो आपको कि तो फिर बाइनोमियल क्यों कहते हैं, ट्राइनोमियल क्यों कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल क्यों कहते हैं, तो ये इनका एक स्पेसिफिक नेम है ना। बट एक जनरल नेम क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल आपका स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है और आइसोसेल्स ट्रायंगल भी हो सकता है, बट वो तीनों हैं तो ट्रायंगल ही ना। तो बस वही सिचुएशन यहाँ पे बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ टर्म्स उनको हम लोग स्पेसिफिकली बाइनोमियल भी कह सकते हैं अगर 2 टर्म है तो, बट एज अ कॉमन नेम हम लोग उसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब इसको भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5x + 2, 3x² + 2x + 1, ठीक है। ये सभी सब के सब पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है ना। 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी आप टर्म्स अगर आप पाते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसको आप एक एज अ कॉमन पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसको हमेशा याद रखिएगा, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं AE, याद रखिएगा, AE मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट नॉट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे हमने इसको पढ़ा, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, है ना। मतलब सभी पॉलिनोमियल्स को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हैं जिनको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे 2x² + 5x + 3, ये एक पॉलिनोमियल भी है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन मतलब ये क्या हो गया, दोनों हो गया। इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कहेंगे और इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से ये होता है 2x² + 5x + 3, तो ये जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहलाएगा बट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब क्यों नहीं है, तो इसके पीछे भी एक कारण मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल किसी भी अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई टर्म है और उसका वो डेनोमिनेटर होता है, ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद भी उसका डेनोमिनेटर रह जाता है एज अ मतलब कोई वेरिएबल एज ए डेनोमिनेटर रह जाता है, क्योंकि देखिए 5/x इसको आप और ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते हैं,
ठीक है ना, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और यहाँ पे आप पा रहे हैं कि जो वेरिएबल है वो एज ए डिनोमिनेटर है, तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट सारी बातों को अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसको आप लोग आगे क्लासेस में और अच्छे से समझेंगे कि आखिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग सभी पॉलिनोमियल्स को तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अब एक अगला बात है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म, ठीक है। तो अभी अपने अलजेब्रिक टर्म को जाना, उनके फैक्टर्स को जाना, अब हम लोग कोएफिशिएंट पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो एक वही अगेन हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सिंपल सा लेंगे 4x² + 4x + 5, ठीक है। एकदम सिंपल सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या आप इसको पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है ये डिनोमिनेटर नहीं है किसी भी फ्रैक्शन का, है ना। अगर स्क्वायर रूट में भी होता है तो भी नहीं होता। चलिए उसके बारे में हम लोग कभी आगे क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो हमको कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो किसका फाइंड करना है, तो एक टर्म का। तो यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। एक तो ये हो गया 4x², दूसरा 4x और तीसरा 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, अच्छा तो यहाँ पे एक छोटा सा एक करेक्शन है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म नहीं होगा, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, कोएफिशिएंट ऑफ ए फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म। तो इसको समझते हैं, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली किसी टर्म का कोएफिशिएंट नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, किसी टर्म का कोएफिशिएंट नहीं होता है ना। टर्म के जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक फैक्टर का या 2 फैक्टर को कंबाइन भी करके हम लोग किसी का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। जैसे अब इसको एग्जांपल समझते हैं। चलिए हम लोग पहले एक बार फिर से फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म, समझिएगा फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होंगे, 4x और x, 3 फैक्टर्स हैं इसके, 4x और x। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, क्यों, क्योंकि 4 के 2 फैक्टर होंगे, 2 और 2, है ना, 2 2 = 4 होता है ना। सेम एक ही फैक्टर है बट 2 बार आ जाएगा। अब हमको मान लीजिए इसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें यही तीन की बात अगर करें, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब किसी एक टर्म को हम लेकर उस टर्म किसी एक फैक्टर का हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन किया जाए, समझिएगा इसको, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे x, ये जो x है हमारा फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स 4x और x है, हम सिर्फ x का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं। तो x को आप छोड़ दीजिए, तो x को जब आप छोड़ देंगे तो क्या बचा, 4x बचा। तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4x इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अभी अगर हम x की बात किए तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 4x। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा फर्स्ट टर्म का, तो x² मतलब x इंटू x, मतलब हम दोनों को इस बार कंबाइन कर रहे हैं, तो बच्चा क्या हमारा 4 बचा, मतलब 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये ऐसे समझ लीजिए x² को आप हटा दीजिए, जिसका भी कोएफिशिएंट हमको पता करना है किसी टर्म का, उसको हम लोग समझिए कि हटा देना है, जो बचेगा वही हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट। तो जैसे यहाँ x² को अगर आप रिमूव करते हैं तो 4 बच रहा है, मीन्स 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द फर्स्ट टर्म। सिमिलरली अगर पूछा जाए 4x में, ये तो छोटा सा एक टर्म है, इसमें 2 ही फैक्टर है, 4 और x, है ना। तो इसमें अगर हम कहें कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तब क्या बोलेंगे 4, और 4 का कोएफिशिएंट क्या है, तो x। अच्छा इसी में अगर पूछा जाए कि 2 का कोएफिशिएंट क्या है, या इसी में ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने किया है ना 2, 2x और x, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, तो 2 जब आप साइड कर लिए, इसको 2 को रिमूव कर लिए, क्या बचा 2xx, मीन्स अब मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो 2x² हो जाएगा कोएफिशिएंट इस 2 का, है ना। तो जनरली हम लोग अभी इस पर उतना चर्चा नहीं करेंगे, ये जो है एक मैंने ऐसे ही बता दिया, बट मोस्टली आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन केस अगर आता है तो हम लोग इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी इस पर उतना ध्यान नहीं देना है, बेसिकली जो हमारा नंबर है वही रहेगा।
ठीक है, एक बार फिर से कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो फिर हम लोग इसको फिर से एक बार हेडिंग देते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। कोएफिशिएंट ऑफ ए फैक्टर इन एन एल्जेब्राइक टर्म। तो यहाँ पे टी लिख देते हैं एल्जेब्राइक टर्म के लिए, शॉर्ट में ए टी। अब फिर एग्जांपल लेते हैं। अब इस बार हम लोग एक ही टर्म ले रहे हैं, जैसे -1/2 एक्स स्क्वायर वाई, एक ही टर्म ले रहे हैं, एक मोनोमियल ले रहे हैं। अब इस टर्म का हमको कोएफिशिएंट, किसी एक फैक्टर का कोएफिशिएंट बताना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ द टर्म क्या है? -1/2, ठीक है ना, -1/2 ये एक कांस्टेंट फैक्टर है उसका। फिर क्या है, एक 2 बार x है और एक बार y। अब हमको अब हम लोग इसमें कोई पूछ सकता है कि आप बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x। चलिए हम सिर्फ x का भी पता करते हैं। तो x को आप हटा दीजिए, इसमें एक x को इसको हटा देते हैं, तो क्या बचा? -1/2 xy। और जो फैक्टर्स बचे उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है कोएफिशिएंट, ठीक है ना, कोएफिशिएंट को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। अब अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि दोनों एक्स को आप हटा दीजिए, तो क्या बचा? -1/2 वाई, सॉरी, ठीक है। तो इतना ही बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल है बट येट उतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर कहा जाए कि आप y का कोएफिशिएंट बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y का क्या हो जाएगा? तो y को आप हटा देते हैं तो बचता है -1/2 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो जिस फैक्टर का कोएफिशिएंट पूछा जाए उस फैक्टर्स को हम लोग हटा देंगे। अब इसमें एक बात आपको और ध्यान देना है, वो क्या है कि अगर कोई एक टर्म ले लेते हैं -7 एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? तो एक -7 और इधर x y, ये 4 फैक्टर्स हैं इस टर्म के। अब ये जो आप 7 देख रहे हैं ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिक कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा फिर? ये न्यूमेरिक कोएफिशिएंट हो गया। और ये आपका वेरिएबल को, इसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, जो ये मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है उसके लिए न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। और इसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड तो है नहीं, जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है उसी के लिए न्यूमेरिक कोएफिशिएंट वर्ड है, इसके लिए ऐसा कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ही करते हैं, इनका यूज़ होता उतना नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जानना ज़रूरी है कि ये भी कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे। तो न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। इस छोटे से बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी टर्म का जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट होगा, आई मीन जो नंबर्स होगा, उसको हम लोग न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहेंगे। और यही ज़्यादा यूज़ होता है हम लोग जब भी कोई किसी तरह का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कोई भी तरह का ऑपरेशंस करते हैं, तो यही कोएफिशिएंट का, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग एक और छोटा सा टर्म है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स किसको कहेंगे और अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे? तो आपको याद होगा जब हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे तो उसमें भी कुछ था लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। जब फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे तो वहाँ भी था लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी कुछ टर्म्स जो होंगे लाइक टर्म्स होंगे और कुछ टर्म्स होंगे जो अनलाइक टर्म्स होंगे। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा,
अब जैसे फ्रैक्शंस के कंडीशन में, फ्रैक्शन के केस में क्या कंडीशन था कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है, तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते थे। डेसिमल से कंडीशन में क्या था कि उनका जो डेसिमल पार्ट है उसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, तो वो लाइक डेसिमल्स कहलाते थे। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, आइए उसको समझते हैं। सो द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल्स और लिटरल्स, है ना, वेरिएबल्स को हम लोग लिटरल्स भी कह सकते हैं, विथ सेम एक्सपोनेंट्स, मतलब क्या होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो ऐसे टर्म्स क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। बस आपको ये जो कंडीशन ध्यान रखना है, क्या कंडीशन होना चाहिए, सेम वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स। अगर सेम वेरिएबल्स है, एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो भी वो टर्म्स अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे, मतलब लाइक नहीं कहलाएंगे। और अगर एक्सपोनेंट सेम है और वेरिएबल कोई डिफरेंट वेरिएबल भी आ रहा है तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। तो इसको एग्जांपल समझिए, जैसे -7x² y एंड -3/4x² y। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जिसका वेरिएबल पार्ट है, ये दो टर्म है, एक टर्म ये इधर वाला और एक टर्म इधर। इसका वेरिएबल आप देखें तो एक्स वाई है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, ठीक है, तो वेरिएबल सेम हो गया। अब आप एक्सपोनेंट को देखें तो यहाँ x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ भी x का एक्सपोनेंट 2 है, तो x का तो एक्सपोनेंट सेम हो गया, y का एक्सपोनेंट यहाँ 1 है और यहाँ y का एक्सपोनेंट 1 है, तो दोनों ही वेरिएबल के एक्सपोनेंट भी सेम है, तो हम इन दोनों टर्म्स को क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे, ठीक है ना। अब वही है, अगर सेम नहीं होता तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, -7x² y हो गया और ये हो जाता -3/4x² y के साथ z आ गया, ठीक है, एक तीसरा वेरिएबल आ गया, तो मतलब वेरिएबल यहाँ पे डिफरेंट हो गया, इसका मतलब कि ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है। और अगर मान लीजिए वेरिएबल सेम होता और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो जाता, जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, -7x² y है यहाँ पे और एक दूसरा जो था -3/4x² y। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट डिफरेंट हो गया, वेरिएबल सेम है, तो इन दिस सिचुएशन आल्सो ये दोनों ही टर्म्स क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो ये जितनी बातों को आपको बताया जा रहा है, ये बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो इनको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे है डिग्री ऑफ ए टर्म। तो डिग्री क्या है, चलिए, तो ये डिग्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग या मैं क्या करता हूँ कि अब तक हमने जो सीखा उसको यहीं पे एंड करते हैं, और जो आगे डिग्री का है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि जो अब तक सीखे अगर उसको आप बढ़िया से सीख गए हैं, तभी फिर हम लोग जो डिग्री या और भी आगे की जो बातों को या न्यूमेरिकल्स को करेंगे वो आपके लिए इजी हो पाएगा, ठीक है। और वैसे भी काफ़ी सारी बातों को हम लोग ऑलरेडी इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो पहले आप उनको एक बार खुद से पढ़ें, एक बार उसको फिर से समझें, ठीक है, और उसको थोड़ा समय दें ताकि वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग जो जैसे मैंने कहा डिग्री के बारे में जानेंगे और उसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।